हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र की क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी पीसीएस के जितने भी पेपर होते हैं, आरओ एआरओ के जो पेपर होते हैं, ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब का, और यूपी ट्रिपल एससी के भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो घटना चक्र के बुक में कंपाइल कर दिए जाते हैं। तो इस किताब में हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यूपी पीसीएस में, आरओ एआरओ में और यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स में आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलेंगे वहाँ पे, या तो फिर क्वेश्चंस आपको उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसके बॉक्स में से आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये किताब अगर आप अपना जो भी इसके क्वेश्चन और आंसर हैं अगर आपके माइंड में फुल्ली सेव हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, जो भी पेपर आप देंगे, उसमें आप 80 to 90% क्वेश्चंस आप अपने 100% करेक्ट करके ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ उसी को ध्यान में रखते हुए है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लेके हम लोग ये सीरीज़ चालू करेंगे, और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा चैनल को, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग इंग्लिश मीडियम को मतलब प्रेफरेंस देंगे, मतलब है ना, इंग्लिश में किताब है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगी। खैर, बात हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है, तो और जो इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे जो सबसे पहले बात करी जाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर इसमें जो एक्ट पास बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन, फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब ये सारी चीज़ें आप पॉइंट देख सकते हैं। इन सब से सब सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ क्या रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के सोर्स क्या थे, है ना, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, प्रियम्बल है, गवर्नेंस का सिस्टम होता है वो क्या है, नेशनल सिंबल्स हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी जिसको आप कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी से, वो इन्हीं सारी चीज़ों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, चाहे वो केवीएस में बैठ रहे हों, एनवीएस में बैठ रहे हों, यूपी पीसीएस में बैठ रहे हों, आरओ एआरओ में बैठ रहे हों, या यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में बैठ रहे हों, किसी में भी आप बैठ रहे होंगे तो आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जीएस पार्ट के, और वो भी पॉलिटी सेक्शन से, वो आपको इन्हीं में से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। अगर हम अपना माइक्रोफोन में वॉल्यूम लो करेंगे तो फिर आप तक बात हमारी क्लियर पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग और देर ना करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉपिक होगा ये हम आपको मतलब जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको दिखा मतलब यहाँ पे कंटेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, चाहे पॉज करके पढ़ लीजिए या आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना पहला पॉइंट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रहा, देखिए इसमें कई सारे और भी किताबें हैं। करंट इवेंट्स से रिलेटेड किताब आती है, इंडियन हिस्ट्री से होता है, जनरल जोग्राफ़ी से आती है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं इस समय। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की किताब आती है, और जनरल साइंस की किताब आती है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड जीएस का कंपाइलेशन है इस किताब में। ठीक है, और इस किताब का जो ओनरशिप है और ये जो प्रिंटेड मटेरियल है ये कम्प्लीटली घटना चक्र का है। ठीक है, और हम इसको सिर्फ आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसमें मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट या कोई भी चीज़ों को इन्फ्रिंज करने या हार्म पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और देखिए फिर इसमें पहले पॉलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इंडियन हिस्ट्री पे बात करेंगे, फिर जनरल जोग्राफ़ी पे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग सारी किताबें कवर करेंगे। ठीक है, अपने अपने इन्हीं लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, तो चलिए
हम लोग अपने पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, जो कि है ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे ही चलेंगे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, एक सेकेंड। In which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकटा वॉज मेड in the Regulating Act 1773, which was established in 1774. Sir Elijah Impey was the first Chief Justice of the Supreme Court. ठीक है, तो in which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? तो Regulating Act 1773 में कैलकटा में बनाया गया था। द प्रोविज़न फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम, कहाँ पे बनाया गया था? फोर्ट विलियम कैलकटा में। ठीक है, और किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था वो? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, फिर पहले जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। फिर देखिए, विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? देखिए, ये आर ओ का सवाल है। ठीक है, इसमें द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा वॉज एस्टेब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये फिर सेकंड पॉइंट, ले मास्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। तो आप लोगों ने देखा कि ले मास्टर नहीं, सर एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहला आपका सही होगा कि सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा वॉज एस्टेब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप मैच द फॉलोइंग है, उसको देखिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब किया गया था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का हो जाएगा 2। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर बी का 1 हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज एट वर्क, इसका हो जाएगा 3, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, क्या हो जाएगा इसका? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका जो करेक्टली मैच्ड पेयर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1813 में क्या हुआ था? परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल बाय द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज 1 2 3। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन के लिए कौन था, मतलब कितने और कौन से ऑप्शंस थे जो करेक्ट थे? वो सारे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्करेज्ड ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, इन चार्टर एक्ट 1813 देयर वॉज ऑल्सो अ प्रोविजन दैट कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 lakh every year on the education of Indians. In 1823, General Committee of Public Instruction was constituted, which has responsibility to grant 1 lakh rupees. तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप एक बार ये देख लीजिए कि बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ₹1 lakh ये दिया गया था एजुकेशन ऑफ द इंडियंस, है ना। तो कौन से एक्ट के तहत 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन ऑफ इंडियंस के लिए? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और अभी आपको दिखाई भी देगा आगे।
द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी वाज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग नेचर ऑफ एजुकेशन दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू इम्पार्ट टू द लोकल पॉपुलेशन इन इट्स टेरिटरी। तो दो कंट्रोवर्सी थी, एक थी ओरिएंटलिस्ट और एक थी एंग्लिसिस्ट। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट का ये था कि ओरिएंटलिस्ट was a controversy regarding nature of education that British East India Company was to impart on the local population in its territory। ठीक है, तो ये मोड ऑफ एजुकेशन कैसा रहने वाला है, इंडियंस को किस तरह से एजुकेशन दिया जाएगा, उससे संबंधित जो कंट्रोवर्सी थी उसमें उसके रिगार्डिंग एक दो पार्ट में बट गए लोग, एक बट गए ओरिएंटलिस्ट, एक बन गए एंग्लिसिस्ट। ठीक है, अब ये देखिए, H.T. Prinsep and Dr. H.H. Wilson supported Orientalist education, and Anglicists were led by Charles Trevelyan, who advocated for imparting of Western education through medium of English। ठीक है, तो एंग्लिसिस्ट वाले क्या कह रहे थे कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन रहना चाहिए वो कौन सा रहना चाहिए, वो इंग्लिश का रहना चाहिए। और जो ओरिएंटलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि मोड ऑफ एजुकेशन जो रहना चाहिए वो जो नेटिव लैंग्वेज है ना, जो जो पॉपुलेशन का उस समय जो वो बोल रहे हैं, जो उनका मदर टंग है, वो एक ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज होना चाहिए उनका। ठीक है, तो ये ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, ड्यूरिंग रूल ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 1835 तक। ऑन 7 मार्च 1835 द प्रपोजल ऑफ लॉर्ड मैकॉले was accepted and English language was accepted as a medium of higher education। ठीक है, तो अब ये सवाल आपसे अगला पूछा जा सकता है कि ऑन 7 मार्च 1835 किसके प्रपोजल पे इंग्लिश लैंग्वेज वाज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले के प्रपोजल पे वाज एक्सेप्टेड एज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मीडियम क्या रहेगा, हायर एजुकेशन का मीडियम रहेगा एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड करने का जो था प्रोविज़न वो हटा दिया गया, एक्सेप्ट चाय और चाइना। ठीक है, दो चीज़ों को छोड़ के। इट asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company। The act also empowered local governments to impose taxes and punish those who did not pay। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ये क्या कह रही है ये लाइन। While Charter Act of 1833 abolished commercial role of EIC and allowed EIC to perform political functions only in future। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या किया था, एबॉलिश कॉमर्शियल रोल ऑफ EIC। ठीक है, तो जो दो एक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, एक 1813 वाला 1813 और एक 1833। 1813 में क्या हुआ कि EIC से जो ट्रेड करने का जो मोनोपोली था उसको एबॉलिश कर दिया गया, एक्सेप्ट दो चीज़ें छोड़ के। वो कौन कौन सी थी, एक था टी चाय के लिए और चाइना के लिए, ट्रेड विद चाइना के लिए उनको छोड़ा गया था और चाय के लिए छोड़ा गया था 1813 में बाय द एक्ट ऑफ 1813। और 1833 में क्या हुआ कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एबॉलिश्ड कॉमर्शियल रोल ऑफ EIC। इनका जो कॉमर्शियल रोल था वो उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, एंड अलाउड EIC टू परफॉर्म पॉलिटिकल फंक्शंस ओनली इन फ्यूचर। तो इनका कॉमर्शियल रोल यहाँ पे रोक दिया गया और सिर्फ ये क्या कर सकते थे, पॉलिटिकल फंक्शन ही परफॉर्म कर सकते थे फ्यूचर में। ठीक है, तो दो एक्ट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, एक 1813 1833। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, आपका ARO मेंस में सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया कौन सा एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को एबॉलिश किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिप्राइव्ड द कंपनी ऑफ इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया बट स्टिल एंजॉयड इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड द ट्रेड इन टी। तो ट्रेड इन चाइना और ट्रेड इन टी में मतलब सिर्फ चाइना और चाय के साथ वो ट्रेड कर सकता था, बाकी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया, उसको एबॉलिश कर दिया। ठीक है,
इनका मोनोपोली जो ट्रेड कर सकते थे। Consider the following statements about the Charter Act of 1813. It ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China. ठीक है, हम लोगों ने अभी ये देखा, ठीक है, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या किया, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. ठीक है, ये भी आपने देखा पिछले वाले उसमें. देखिए, द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड, ऊपर वाला पॉइंट देखिए, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. ठीक है, यही हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग ये डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको इन्हीं डिस्क्रिप्शन में से अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. तो जो भी हम यहाँ पे कह रहे हैं वो देख लीजिए. इसका मैंने खुद से बनाया नहीं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इन्हीं को हम आप लोगों के सामने और इजी करके प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और वो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो कि अगले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा अपना. ठीक है, इट एंटेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आपने ये देखा. इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं. आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2. ठीक है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है. ठीक है, केवल 2 ही पॉइंट इसके सही हैं, पहला और दूसरा. ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लीजिए आप. और ये देखिए, IAS में पूछा गया सवाल है 2019 में. ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. थ्रू दिस एक्ट सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन कंपनी टेरिटरीज वॉज असर्टेड. ठीक है, तो बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो ब्रिटिश का जो सॉवरेनिटी है उससे उसको यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे यही प्रधान है यहाँ पे. ठीक है, फिर देखिए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 3 इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज दिस एक्ट, जो स्टेटमेंट 3 है वो सही नहीं है क्योंकि द रेवेन्यूज ऑफ द इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ये नहीं सही है क्योंकि दिस एक्ट kept rights over the territory and revenue under East India Company for the next 20 years. ठीक है, तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था उसने क्या किया था कि जो राइट्स है वो रेवेन्यू वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही था, रेवेन्यू के राइट्स फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स. द इंडियन रेवेन्यू वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू द एक्ट ऑफ 1858. तो जो इंडियन रेवेन्यू का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास कब पहुंचा, बाय द एक्ट ऑफ 1858 when the designation of Secretary of State was made under the British Cabinet Minister and special to help him in the revenue administration, the Council of India was organized. तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जो इंडिया का रेवेन्यू था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में कब आया, बाय द एक्ट ऑफ 1858. ठीक है, और उसके ऊपर के ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ था, इट एंटेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. दूसरा, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी. ठीक है, और जो रेवेन्यू था वो कब कंट्रोल किया गया था, बाय द एक्ट ऑफ 1858, है ना. 1858 के एक्ट में रेवेन्यू जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, 1857 रिवोल्ट के बाद जो नया एक्ट बना, एक्ट ऑफ 1858, उसमें ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया रेवेन्यू को, वही कंट्रोल करते थे. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री. ठीक है, तो बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो बाय द एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, मतलब अपने देश के एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेने के लिए बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में उनको मौका मिला कि वो अपने देश को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकते हैं. सेक्शन 87. ठीक है, अगला सवाल हो सकता है कि कौन से सेक्शन में मेंशन था, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के सेक्शन नंबर 87 में ये बात कही गई थी. ठीक है, तो was one of the most important sections of the Charter Act 1833. It stated that no person of India or the Crown would be debarred from any post or service under the company on the ground of religion, place of birth, descent or color or any of them. Subsequently, Section 87 of the Act 1833
became the foundation for the demand of participation of Indians in the administration during the political movement. ठीक है, ये चीज़। फिर अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन 1858 से 1947 तक। तो ऐसे कौन कौन से एक्ट थे जो पास किए गए थे अंडर द ब्रिटिश क्राउन एंड, मतलब उनके अंडर में 1858 से लेके 1947 तक कितने एक्ट पास किए गए थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग अगला जो है नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।